अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सिडनी में जो कुछ हुआ अफसोसनाक वाक़या, उसकी आड़ में आपने देखा भारतीय मीडिया बिलखुसूस फिर इसराइली मीडिया यरूशलेम पोस्ट एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। एक ऐसा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया जो जब मैं आपसे आज बराह रास्त मुखातिब हूँ तो चंद घंटे पहले खुद अपनी मौत मर गया, क्योंकि आज यही भारतीय चैनल, यही CNN, IBN और दीगर चैनल्स ये खबर खुद नशर करने पर मजबूर हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाक़े में मुलव्विस जो दो लोग हैं, नवीद अकरम और साजिद अकरम, उनके हवाले से ऑस्ट्रेलियन खुफिया इदारे भारतीय इदारों के साथ राब्ते में आए हैं मज़ीद तहकीकात के लिए। ऑब्वियसली उनका ताल्लुक भारत से है या होगा तो ही वो रवाबित कर रहे हैं ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से या दुनिया किसी और मुल्क से और भारतीय इदारों से वो रवाबित कर रहे हो। तो अब वही भारतीय मीडिया ये खबर नशर करने पर मजबूर है, मगर इस कमाल ढटाई के साथ ये तासुर देते हुए कि जायज़ा लेने के लिए कि आखिर इन शख्सियात की ताल्लुक किस इलाके से है, किस मुल्क से है। दो अफराद थे जिनको कंफ्यूज किया गया। वो लड़का जो नवीद अकरम पाकिस्तानी था, उसने वीडियो जारी की, बताया कि भाई मैं वो पाकिस्तानी शख्स हूँ, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, मैं दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं। ये दूसरा शख्स है, इसके बारे में इसका बाप और ये 50 साल और 24 साल ये लड़का, इसके हवाले से वहाँ मुकामी मीडिया ने जब इनके हमसायों से बात की तो उन्होंने बताया इसकी वालदा का ताल्लुक इटली से और इस शख्स का ताल्लुक भारत से है, और ये लड़का जो दहशतगर्द है ये खुद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मज़हब वो दीन इस्लाम है, हम वो मुसलमान हैं जिसके पैरोकार का नाम अहमद अल अहमद है, जो शाम से है, जिसने 2006 में शाम से ऑस्ट्रेलिया में हिजरत की। और ये वो शख्स है जो अपने कज़न के साथ वहाँ बैठा कॉफ़ी पी रहा था जब इसने देखा कि इस तरह से निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की जा रही है, उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये उठा, इसने अपने कज़न को कहा कि मेरे अहले खाना का ख्याल रखना, एक 5 साल की बेटी, एक 6 साल की बेटी, शायद मैं बाकी जिंदा वापस ना आऊँ क्योंकि मैं इस हमलावर को रोकने जा रहा हूँ। उसने उसे रोका कि जो बायां बाजू उसमें 5 गोलियां लगी हैं, एक सर्जरी हो चुकी है। अब तक जब मैं आपसे मुखातिब तो $10 लाख से ज़ायद के अतियात और इनामी रकम इस शख्स की खिदमत में पेश की गई है। इसे सुपर हीरो करार दिया जा रहा है। ये है हकीकत हाल जो सिडनी में पेश आया, अफसोसनाक वाक़या है। खैर, मुल्की सियासत पर भी हमने बात करनी है। फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो चुकी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या चाहती है? क्या ये सिलसिला जो सज़ा का है वो सियासी जमातों तक, इमरान खान साहब तक भी जाएगा? मेल मुलाकातों पर पाबंदी है, उसका स्टेटस क्या होगा? -1 की बात की गई, उससे मुराद क्या है? आज तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि बाहर बैठे PTI के अकाउंट्स हैं जो मुल्क दुश्मन सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। तो हुकूमत वक्त इस वक्त क्या प्लान कर रही है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है वफाकी वज़ीर इत्तला जनाब अता तारड़ साहब को। अता साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नवीद अकरम और साजिद अकरम, पिछले 24-48 घंटों में जो कुछ हुआ मैंने खुलासा तो बयान किया, हुकूमती मालूमात क्या थी इस सिलसिले में, इनके ओरिजिन के हवाले से? अता साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में वाकया पेश आया, हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि भरपूर इज़हार हमदर्दी करते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, ऑस्ट्रेलियन अवाम के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इस दुख को समझता है। पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है जो दहशतगर्दी का मुकाबला करता रहा है और कर रहा है। तो हम इस दुख को, इस दर्द को बड़ा डीपली महसूस करते हैं। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमलावर थे उनके ओरिजिन के हवाले से कोई अभी तक ना कॉन्फर्मेशन की, ना कोई बातचीत की। तो वी वेट फॉर दैट। मगर हैविंग सेड दैट, जो इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है झूठा और मुख्तलिफ पोस्ट लगाई जा रही हैं, उसकी भी मजम्मत करते हैं और उसको हम काउंटर भी कर रहे हैं भरपूर तरीके से। और देखिए, जो मुल्क पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम हो और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सरगर्म अमल हो, उसको इस दुख का भी एहसास है, इस दर्द का भी एहसास है। तो बाकी कुछ तफसीलात मजीद इंशाल्लाह ताला ऑफिशियली कंफर्म होगी तो आगे चलेंगे। ठीक। मगर जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे लोगों ने उसका बड़ा भरपूर मुकाबला भी किया है और उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। यानी अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकती कि ये शख्स किस मुल्क से इसका ताल्लुक था और हुकूमत इस बारे में कोई मालूमात अभी नहीं रखती। देखिए, अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस पे भी कोई बातचीत नहीं की है, इट विल बी टू अर्ली टू से। मगर मैं भी वही देख रहा हूं जो आप देख रहे हैं कि उसके को वर्कर ने कहा कि इनके वालिद जो हैं वो इंडिया से हैं, वालदा इटालियन हैं। इसी तरह दीगर इतलात भी आ रही हैं और सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला।
ठीक तो जब तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ कंफर्म नहीं करती, विल बिल्कुल ठीक। वेट और देखते हैं कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। अच्छा, चूंकि आपने ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो आज तलाल चौधरी भी कह रहे थे इससे पहले, आपने मुख्तलिफ हुकूमती जिम्मेदार आप खुद भी इजहार करते रहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं और ये दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तारड़ साहब बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसका कोई सबूत, कोई एविडेंस हुकूमत के पास है? अगर है तो उस बुनियाद पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जामी साहब देखिए, जब हम अपोजिशन में थे और कश्मीर की बात आती थी, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते थे। कोई मुल्क की सालमियत की बात आती थी, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते थे। ये एक अजब रिवायत चल पड़ी है इस मुल्क में कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउज़ बिल्लाह। और ये रिवायत जो है, ये एक शख्स की अंधी तकलीद में, उसकी अना की तस्कीन की खातिर और शख्सियत परस्ती की एक इंतहा है। कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात इंक्लूडिंग माय ओन पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान है तो ये ओहदे हैं, ये रौनकें हैं, ये मीडिया है, ये सियासत है। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना कि अगर इंडियन पोस्ट भी हमारे इंटरेस्ट, सियासी इंटरेस्ट को सर्व कर रही है तो उसको फॉलो कर लो, या मुल्की मफाद के खिलाफ भी जा रही तो कोई बात नहीं। इसके शवाहिद सबूत मौजूद हैं और कार्रवाई हो भी रही है और होगी भी। तो ये इन अकाउंट्स को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। और अब तो एक्स ऐप के ऊपर फीचर आ गया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि कौन सा अकाउंट कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। तो वो तो अब इसमें कोई शक व शुबा है नहीं। और तलाल साहब ने सबूतों के साथ आज बात की, तो मैं समझता हूं कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इंडियन पोस्टों को बढ़ाया जाता है। और मुझे ये बताइए कि चले इस बात को छोड़ भी दे एक सेकंड के लिए, इंडियन चैनल्स पे जाके पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बात करने का क्या जवाब है इनकी बहनों का? और वो भी जंग जीतने के बाद। भारत को जंग हराई है पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज ने और अफवाज पाकिस्तान ने, और उसके बाद आप इंडियन चैनल्स पे जाके अपनी हुकूमत को बुरा भला कहें, तो बात तो फिर वही है कि इस सिलसिले में से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ठीक, इसी से जुड़ा एक और नुकता, अभी रिसेंटली वज़ीर दाखिला भी बड़े हरकत में हमें दिखाई दिए। बरतानिया से कुछ लोगों की हवालगी का मुतालबा, यूट्यूबर्स, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर कार फरमा हैं। और फिर अकील मलिक साहब एक जगह कह रहे थे कि एक्स पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है अगर एक्स ने यहाँ पे अपना ऑफिस ना खोला। इन दोनों मामलात के ऊपर मजीद मालूमात दे सकते हैं? पहली बात तो ये कि लंदन में बैठा एक शख्स जो एक भगौड़ा है, एक रोग एलिमेंट है और दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। क्या ही मंजर था अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने पब्लिक अपॉलजी पोस्ट की और उसने कहा मैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ, फौज के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ जब पोस्टें करता ना, मैं माफी मांगता हूं उस पर। सही। और वो लगी रहेगी कुछ दिनों के लिए उसकी फेसबुक पे, उसके एक्स पे, उसके दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे। ये वही शख्स है जो मेजर जनरल फैसल नसीर को टारगेट करता था, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को टारगेट करता था, मुल्क की फौज को टारगेट करता था, और आज वो माफी मांग रहा है और पब्लिकली मांग रहा है। ये मेरे अल्लाह का फैसला है, ठीक, ये मेरे अल्लाह का करम है कि मुल्क की फौज को बदनाम करने वाला, उस पे गलत इल्जाम वाला आज पब्लिक माफी भी मांग रहा है और वो पैसे भी पे करेगा, जुर्माना भी देगा। ठीक है। तो हवालगी के लिए मैं अजमल जामी साहब बड़ी पुरजोर आपकी शो की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि इस शख्स ने, एहसान उल्लाह एहसान, एक नॉन टेररिस्ट को ब्रिटेन की सरजमीन पे बैठ के अपनी एक्स स्पेस के अंदर होस्ट किया। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात की इजाजत देती है कि उनके यहां बैठा हुआ एक शख्स नॉन टेररिस्ट की तशहीर करे, उसको प्रमोट करे, उसका इंटरव्यू करे और उसको नशर करे? और ये झूठा साबित हो चुका है। लंदन की हाई कोर्ट ने झूठा साबित किया, जुर्माना डाला, कॉस्ट पे करने को कहा, डैमेजेस पे करने को कहा, जुर्माना आयद किया है। तो ये तो बड़ा क्लियर कट केस है। और वो दूसरे साहब के हवाले से भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे करप्शन में, मेगा करप्शन केसेस के अंदर। बाहर बैठ के यूट्यूब पे केसेस करना तो बहुत आसान है कि यूट्यूब पे बात कर लें। तो आपको लगता है बरतानवी हुकूमत इनकी हवालगी को यकीनी बनाएगी? क्योंकि उससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब भी हमें चाहिए थे, लेकिन वो उन्होंने हमें हमारे हवाले कभी नहीं किए। देखिए, जो अब एविडेंस गई है और जो डॉसियर्स पेश किए गए हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, उसमें बड़े सबूत मौजूद हैं। और ये एहसान वाला मामला पूरी दुनिया जानती है। एक आदमी देखने एहसान को होस्ट किया और नशर किया, तो ये तो कैसे ब्रिटेन इसको जो है वो गवारा करेगा? ठीक।
तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ, और दूसरे साहब जो हैं उनकी एक उंगली की जुम्बिश से पाकिस्तान में लोगों की आजादी और कैद के फैसले होते थे। इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, इस पे ठीक। फलां केस डाल दो, इसको बदनाम कर दो। तो ये तो देखिए ना, ये मकाफाती अमल है। अल्लाह ताला से हमेशा रहम मांगना चाहिए, बिलाशुबा अल्लाह हम ताला से सबको मानना डरना चाहिए। चाहिए मेरा कि जो दूसरा मामलात ज़िमनी सवाल था, जरा होती उसका हैं- मुख्तसर जवाब दे दे, फिर मैंने अगले मौजू पे जाना है। वो ये कि क्या अगर एक्स यानी ट्विटर ने यहाँ पे अपना मुकामी ऑफिस ना खोला जैसे भारत में खुला हुआ है, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत एक्स को ब्लॉक कर सकती है यहाँ पे? अभी तक फिलहाल ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। ठीक। ये जरूर है कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो पाकिस्तान में अपने दफातर खोलें, यहाँ पे प्रेजेंस रखें, रोजगार के मौके पैदा करें, इन्वेस्टमेंट करें। वो बातचीत जरूर है। और आपने देखा कि गूगल ने पीछे एक तकरीब भी की पाकिस्तान में, और क्रोम बुक की फैक्ट्री भी लगाई, और वो क्रोम बुक्स की फैक्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये कुछ मामला डिस्कस जरूर हो रहे हैं, मगर ये कि अगर ना खोला तो बंद कर देंगे, अभी फिलहाल कोई ऐसी तजवीज सरकारी सतह पे ज़ेरे गौर नहीं आई। अतातर साहब, फौज ने तो अपने अंदर एहतसाब शुरू कर दिया। सीनियर अफसर साबिक DGI उनको 14 साल कैद बामुशक्कत का ऐलान किया। आखिरी पैराग्राफ में दीगर डिटेल्स भी मौजूद हैं। क्या इस तनाजुर में ये केस उन पर मजीद चलेगा? सियासी इन्वॉल्वमेंट, PTI से कोई मुबैना ताने बाने 9 मई या खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात के ऊपर इत्तलात हैं कि शायद हुकूमत के पास ऐसी मालूमात हैं? देखिए, DGISPR की तरफ से जारी करता प्रेस रिलीज जनरल फैज हमीद के हवाले से, उस पे एंड की जो 2-3 लाइनें हैं वो बड़ी मानी खेज हैं। जी, मैं और वही उसमें समझना सारी चाह रहा हूं। बात जो आप कर रहे हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी है कि कुछ मामलात में अभी तफ्तीश जारी है। तो ये देखें, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये 9 मई भी हो सकता है, ये कोई और केस भी हो सकता है। और उसमें ऑब्वियसली एक ताने बाने तो मिलते हैं। और ये बड़ी बात क्लियर है कि इमरान न्याजी का और जनरल फैज हमीद का एक गठजोड़ था, और रिटायरमेंट के बाद वो सियासी एडवाइजर रहे। उनका मुल्क में इंतशार फैलाने में और एजिटेशन करने में, बगावत करने में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मुलायन करने में बड़ा किरदार रहा, जो कि कानूनी तौर पे ममानत थी और कानूनी तौर पे अलाउड नहीं था। तो ये तो चीजें सारी साबित हुई हैं। और उस प्रेस रिलीज में एंड पे जो लिखा है, अभी मजीद इंक्वायरी और मजीद इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश मौजूद है। ठीक। तो उसमें अभी वक्त आने पे चीजें सामने आएंगी, बट उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। तो वो स्कोप जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज में छोड़ा गया है, और बाकायदा क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है कि अभी मजीद चीजें जो हैं वो आनी हैं। अता साहब, तो फिर क्या इसकी जद में कोई साबिक जजेस, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान या इवन मीडिया पर्सनैलिटीज, उनके नाम भी आते हैं या उन तक भी बात जा सकती है? जामी साहब, मैं कोशिश करता हूं कि मैं फैक्ट ऑफ द मैटर बात करूं। मैं कतन मीडिया पे इस पे क्या साराई नहीं करूंगा, और ना ही इस पे कोई ऐसी बात करूंगा जो कल को मैं साबित ना कर सकूं। ठीक, ठीक बात। तो मुझे जितनी इतला थी ठीक है। मैंने उतनी आपको इतला दी। अब इसमें कौन लोग आते हैं, किस तरह से आते हैं, लेट्स वेट फॉर ISPR कि वो अगला कदम क्या लेते हैं और अगली वो प्रेस रिलीज क्या देते हैं, ठीक हो गया। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। अच्छा, कल चूंकि मेरा ख्याल है कि जो क्या साराइयां शुरू हुई हैं, जी, हमें इनको भी अब खत्म करना है। और ये कानूनी मामला है कि इसकी जो तहकीकात होनी है, तफ्तीश होनी है, उसमें क्या चीजें सामने आती हैं ये वक्त ही बताएगा। इस हवाले से मेरे पास इतनी ही मालूमात थी जितनी मैंने आपसे दुरुस्त हो गया। अच्छा, चूंकि अब कल मंगल है, कल PTI ने एक नई फहरिस्त बनाई है खान साहब से मिलने के लिए, उनके वकला। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि कल भी मुलाकात नहीं होगी इनके वकला की? क्या वजह है कि मुलाकातें नहीं हो पा रही खान साहब से, उनके अहले खाना या उनकी वकला की? देखिए, मुलाकात के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि मुलाकात होगी, आप लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे, आप पुलिस से नहीं लड़ेंगे, आप सड़कें ब्लॉक करके वहां पे जो है वो एक अनडिजायरेबल सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, आप सियासी बात नहीं करेंगे, आप स्टेट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप मीटिंग के अंदर जाके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। आजम वजीर तारड़ साहब वकील रहे हैं मुतअद्दिद कैदियों के, जिनका ताल्लुक हमारी पार्टी से था, कभी बाहर आके कोई सियासी बात नहीं की, कभी बाहर आके स्टेट के खिलाफ बात नहीं की। मसला ये है कि इन्होंने वहां पे एक पार्टी का माहौल पैदा कर दिया है। ये वहां पे चाहते हैं कि हल्ला गुल्ला हो, नारेबाजी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, जलसा हो। ये जेल है, पिकनिक ग्राउंड तो नहीं है। और जब जलसा पेशावर में करते हैं वो अलग बात है कि वो भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि लोगों ने एंटी फौज बयानिए को रिजेक्ट कर दिया है। मगर जेल की मुलाकात अगर आप वायलेशन करेंगे
तो जेल की मुलाकात तो क्लैरिटी के साथ हम कह चुके हैं कि अल्लाह का फजल चाहिए, बिल्कुल वो मुलाकात नहीं होगी। और एक अच्छा, ऐसा कैदी नहीं होगी जिसके बारे मुलाकात। में एक तासुर दिया जा रहा है कि वो बड़ी मुश्किल में है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और उन ममालिक में जिनको ये कहते थे कि हम कोई गुलाम है, वहां से आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, लॉबी की जा रही है। तो ऐसा कैदी जिसके पास ट्रेडमिल हो, जो सुबह चिया सीड्स और ओटमील खाता हो, जिसके पास वॉकिंग गैलरी हो, जिसके पास पैंट्री हो, पूरा किचन का सेटअप हो, जिसकी मनपसंद की चीजें बन के रोज जाती हो, तो ये कौन सा जुल्म हो रहा है? आज भी एक फेक तस्वीर लगाई हुई थी अच्छा, वो जो पुशअप्स करते हुए, जो जो और पुशअप लिखा करते था हुए कि बड़ा तस्वीर जुल्म है, हो वो रहा आप कह रहे हैं वो फेक तस्वीर है जी? वो जो बाहर नजर आ रहा है, पीछे पुलिस एहलकार है और वो पुशअप जी कर रहे हैं खान बिल्कुल, साहब, जो फेक बिल्कुल तस्वीर है? बिल्कुल फेक तस्वीर है वो तो, बल्कि अब उस वेरीफाई भी हो गया कि फेक तस्वीर है। ठीक। अच्छा और तारक आप साहब, उसमें ये देख मैं लेना, इसी वो इसी तनाजुर चेहरे में से पता जानना लग चाह रहा रहा है। हूँ जी, इसी तनाजुर में जानना चाह रहा हूँ कि हालिया दिनों ये इत्तलात भी गर्म थी कि सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से उनको किसी और जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है। अटक किला का नाम लिया गया, मच का नाम लिया गया, सखर का। कोई ऐसी तजवीज़ अभी भी ज़ेरे गौर है? पॉसिबिलिटीज़ हैं? और क्या देखिए वजूहात होंगी उन्हें मुंतकिल करने की? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बिल्कुल मौजूद है अपनी जगह पे, क्योंकि ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हम्म। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अभी फिलहाल तो कोई शिफ्टिंग का प्लान नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई तो फिर ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो मौजूद होता है हर हुकूमत के पास, हम्म। मगर फिलहाल ऐसी कोई ऑप्शन जेरे गौर नहीं है। हम्म। और लॉ एंड अभी ऑर्डर भी ऑप्शन अब ज़ेरे गौर काफी नहीं। कंट्रोल्ड है। लास्ट टाइम भी ये पहला नाका अबूर नहीं कर सके थे, वहीं से ये वापस चले गए थे। तो ये कानूनी मामलात हैं और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अभी फिलहाल कोई शिफ्टिंग का कोई प्रोसेस ऐसा नहीं शुरू हुआ। नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा तारक साहब, चूंकि आपने -1 की बात भी की हुकूमत ने, तो पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि जी तारक साहब कौन होते हैं हमें -1 करने का भाषण देने वाले? क्या कभी कोई सियासतदान वाकई माइनस हुआ है या हो सकते हैं? तारीख तो ऐसा नहीं बताती। नहीं देखिए, मेरी तो ये तजवीज बिल्कुल नहीं है। हम्म। ये तो पीटीआई के लोग हमारे से आके बात करते हैं जामी साहब। पीटीआई के वो लोग ये हुकूमत कहते से हैं कहते हैं? जी, अब अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड जब इनसे बात हो असेंबली में या कहीं बाहर मिले या कभी कोई मेल मुलाकात हो, हम्म। तो देखिए ऑब्वियसली उन पे एक अपने लीडर का प्रेशर है। किसी का दिल नहीं करता कि वो मुल्क की फौज के खिलाफ या वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करे। मतलब आपने भी एनडीयू कोर्स किया होगा, एनडीयू करने वालों को लान तान की गई, वो रो रहे थे, वो कहते जी हमारा क्या कसूर है। एनडीयू कोर्स एक प्रेस्टिजियस कोर्स है इस मुल्क के अंदर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप। हम्म। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मीडिया वाले करते हैं, जजेस करते हैं, मुख्तलिफ तबकात से रखने वाले लोग करते हैं। उनको भी गालियां दी गई। हम्म। तो देखिए इनकी पार्टी में एक सोच ये पाई जाती है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने इजहार किया कि ये मजामत को थोड़ा कम किया जाए, थोड़ी हम्म। सैनिटी प्रिवेल हो मुल्क के अंदर, थोड़ा सा एक अफाम तफीम का माहौल पैदा किया जाए। और इनकी एंड गेम क्या, ये क्या कर लेंगे? इन्होंने आईएमएफ को लेटर भी लिख के देख लिया, इन्होंने 9 मई को फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले करके भी देख लिए, इन्होंने गालम गलोच करके भी देख ली। व्हाट नेक्स्ट? इनकी पटारी में कौन सा ऐसा सांप है जो ये निकाल लेंगे अब? हम्म। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इनके पास। इसलिए इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं, हमारे पास आगे रास्ता नहीं है, रोशनी नहीं है, तो हमें अब बातचीत करनी है। और ये नहीं चाहता कि हम बातचीत करें, खुद तो अंदर है, हमारे प्रोस्पेक्ट भी खराब कर रहे हैं इनकी। देखिए हर तरह की राय पाई जाती है ना। ठीक। हर पार्टी में हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं, सख्त गिर बात करने वाले लोग भी होते हैं और नरम बात करने वाले लोग भी होते हैं। ठीक। अच्छा तारक साहब, दो और मामलात रह गए हैं। मैं मियाँ साहब को सुन रहा था, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के लोगों से मुखातिब थे, वो कह रहे हैं जी कि एजेके हो या गिलगित बल्तिस्तान, उनके लोगों को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए और मैं इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा। ये कैसे मुमकिन होगा? और एनएफसी एक वाक़तन ज़ेर बहस पहली बात मुद्दा है है जिसमें पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी की आड़ में मैं 28वीं तरमीम की खबरें भी सुनता हूँ कि उसमें शायद इसका कोई मुद्दा ज़ेर बहस आएगा। पहली बात तो ये है कि बहुत ये नवाज शरीफ के एक जज्बात हैं गिलगित बल्तिस्तान एजेके के हवाले से। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी भरपूर तवज्जो देते थे दोनों रीजन्स के ऊपर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे भी, गिलगित बल्तिस्तान पे भी। शहबाज शरीफ साहब भी इसी विजन को आगे लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल फंडिंग के मसाइल हल होंगे, होने चाहिए, आवाज़ हो भी रही है। जी। और पीछे कश्मीर में भी स्पेशल पैकेजेस दिए गए, बिजली सस्ती की गई, आटा सस्ता किया गया। तो ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल दिए हैं वहां पे। तो मैं ये समझता हूं कि एक ऑनगोइंग डिस्कशन है।
और गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के अंदर लोगों को आसानी देने के लिए, सहूलियात देने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। और इसकी क्या सूरत आगे जाके निकलती है उस पर मुशावरत होगी, और मुशावरत के नतीजे में जो भी इसका हतमी फैसला होगा वो तारड़ साहब, ये सबके ये सामने ये आ बात जाएगा आपकी दुरुस्त है, इंशाल्लाह। लेकिन एनएफसी के मामले में जो भी पहलू होगा, ज़ाहिर बात है वो नई तरमीम दरकार होगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की अपनी एनएफसी अवार्ड के ऊपर एक पोजीशन है। साथ ही हम नए सूबों की बहस भी सुनते हैं कि वो बड़े ज़रूरी हुए पड़े हैं, मुकालमा हो रहा है मुल्क भर में। तो क्या 28वीं तरमीम में इन दो मामलात के ऊपर हुकूमत गौर कर रही है, इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, या अभी 28वीं तरमीम क़ब्ल अज़ वक्त है? देखिए, अभी 28वीं तरमीम पे कोई डिस्कशन नहीं शुरू हुई, अच्छा। और ना ही इस पे कोई अभी ड्राफ्ट आया है, ना कोई बातचीत हुई है। बट आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा दस्तावेज है। जब बात आगे बढ़ेगी और इसका मरहला आएगा तब इस पे बातचीत हो जाएगी। बट अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट 28वीं तरमीम। क्योंकि बिलावल साहब अगले दिन लाहौर में सहाफ़ियों से हमसे मिले तो उन्होंने कहा कि एक टेन्योर में 2 तरमीमें काफ़ी होती हैं, बार बार आइन ख़राब नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि जैसे वो नई तरमीम के मूड में अब नहीं है। देखिए, तरमीम तो वक्त के और माहौल के मुताबिक होती है। और जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसके तहत मुल्क में गवर्नेंस बेहतर करनी हो, लीगल रिफॉर्म्स करने हो, तो वो तो तब मौके और महल के मुताबिक होती है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अभी फिलहाल थोड़ा अर्ली है, मगर रिफॉर्म्स का सिलसिला चलता रहता है। तो ऑब्वियसली आपने गवर्नेंस अगर बेहतर करनी है, लीगल रिफॉर्म मजीद लेके आने हैं, मुल्क के अंदर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, तो बहुत सारी चीजें होंगी और होती रहेंगी। मगर अभी फिलहाल टू अर्ली है। जब ऐसी कोई चीज होगी तो सबके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया, आखिर एक नुक्ता बड़ा काबिल गौर है, उस पर आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। स्टेट बैंक की डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान जो 20 माह बनते हैं, यानी 11,300 अरब रुपए कर्ज की मद में हुकूमत ने लिए हैं। हुजूर, ये भी तो गवर्नेंस के मामलात हैं, ये भी तो इस बात की निशानदेही है कि इकॉनमी कहाँ जा रही है। नहीं, ये इस बात की निशानदेही इसलिए नहीं है कि इस चीज को आप सिलेक्टिवली नहीं देख सकते। अच्छा। आप अगर कंपैरिजन करेंगे इमरान खान साहब के दौर से, कि कर्जा चढ़ता जा रहा था और इन्फ्लेशन भी चढ़ती जा रही थी और पॉलिसी रेट भी बढ़ता जा रहा था, आज ही स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को कम किया है। और आज जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 11% से 10.5 पे है। ये तब होता है जब इन्फ्लेशन का रेट नीचे चला जाए और इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट में बहुत बड़ा गैप हो और आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबल हो। तो देखिए, इमरान खान साहब के दौर में तो डॉलर का रेट इतना चढ़ गया था कि कर्जा ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया था। तो देखिए, ये बिल्कुल डेट सर्विसिंग साथ साथ होती है। और डेट सर्विसिंग के साथ साथ आप अगर देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़े हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, और मुल्क के अंदर एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। आपका रुपया तगड़ा हुआ है। आपकी जो डॉलर का रेट था, पहले तो एक्सपोर्टर को ये नहीं पता था कि किस डॉलर के रेट पे उसने ऑर्डर बुक करना है। तो ये सिलेक्टिव एक फिगर को नहीं देखना चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ अ होल इक्वेशन कि बाकी चीजें उसके साथ मुताबिकत रख रही हैं, मेल खा रही हैं या नहीं। ठीक है जी। अगर सिर्फ ये कह दें कि जी कर्जा बढ़ गया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। डेट बहुत सर्विसिंग भी बड़ी है, कर्जा वापस करने की शरह भी बड़ी है। तारीख में पहली दफा एक बहुत बड़ा कर्जा भी पिछले दिनों वापस हुआ है। तो ये साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी बड़ी है। और आज जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उससे कारोबार को मुनाफा होगा, उससे छोटे कारोबारों को जो है वो बेहतरी होगी, सही। लोगों की जो है वो स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोग बैंकों से पैसा निकाल के सरमायाकारी करेंगे। तो ये सारी चीजें एक ठीक। ओवरऑल इक्वेशन का पार्ट है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क में अचीव की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब। मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन अहम सवाल जो अगले प्रोग्राम के हिस्से में हम उठा के लेके जाएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। उनकी मौजूदा स्ट्रेटजी, नई पोलिटिकल कमेटी, एक 20-21 तारीख को एक नई कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, जवाब आप जान पाएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान, PTA के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल फ्री चॉइस साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि आज वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तला चॉइस साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी। वो कहते हैं जी PTA सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही नहीं बल्कि उन्होंने मजीद कहा कि PTA के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। साथ हम देखते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अभी चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद में एक
ऑल पार्टीज़ कन्वेंशन का अहतमाम कर रखा है और इत्तला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी, नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। तो क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी किसी ऐसे इकट्ठ का हिस्सा बनेगी? सलमान अकरम आज़ाद साहब बता रहे हैं कि पीटीआई के अंदर नई सियासी कमेटी भी तश्कील दी जा रही है, फिर फंड्स की कमी के बायस पार्लियामेंटेरियन से फंड्स की मांग भी की जा रही है। तो इन मामला पर गौर करने के लिए दोनों रहनुमाओं को हमने ज़हमत दी है बात करने के लिए। कादिर भाई, सबसे पहले मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, ये मुझे भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ ज़िम्मेदारों से बात करने का इत्तफाक हुआ, पीटीआई के ज़िम्मेदारों से भी। वो समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सियासी डायलॉग के लिए, उसमें पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी और नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी? देखिए, ये तो पार्टी की आदत फैसला करेगी कि वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी या नहीं। लेकिन सवाल ये कि जो आपने बात की है कि ये जो कमेटी सियासी बनाई है, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये टीटीआईपी की है या पीटीआई की है। ठीक, अगर क्योंकि ऐलान तो पीटीआई ने क़यादत ने किया, अगर पीटीआई ने की है तो वहाँ महमूद खान चकज़ई साहब और अलामा नासिर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो दूसरी जमात के लोग हैं। अगर टीटीआईपी के फिर तो बात ये वाज़ेह नहीं है, बल्कि ऐलान तो वो कर चुके हैं पीटीआई के प्लेटफार्म से। और बाकी ये कि जो 9 फरवरी के बाद से 8 फरवरी के बाद से हम तो मुसलसल इनको ऑफर कर रहे हैं कि आप सियासी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा गाली गलौज से ही काम रहते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्टी क्या फैसला करती है, अब आने वाले दिन जो है ना वो पता चल जाएगा उसकी। ठीक। चौधरी साहब, ये जो वाकई जो सियासी कमेटी जो बनाई है उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी शामिल है, उसको भी रखा गया। मेरी इत्तला कल परसों तक तो यही थी कि चकज़ई साहब हुँ या अलामा साहब या दीगर, वो पीटीआई की सियासी कमेटी का हिस्सा बनने से कदरे इनकारी हैं। वो चाहते हैं कि सेटअप में हमें ना डालें, उसके पैरेलल कोई एपेक्स कमेटी बना लें जिसमें इत्तेहादी शामिल हों। और फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पीपल्स पार्टी को दावत दी जा रही है लेकिन नून लीग को नहीं, इसको कैसे देखते हैं आप? कादर भाई, आपकी इजाज़त से जी, गुजारिश है जी कि जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी अभी बनाई है उसमें जब अगर वो इसमें शामिल होने से इनकारी हैं महमूद खान साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, तो फिर पीटीआई की दी हुई अपोजिशन लीडरी पे क्यों वो खुश हैं? बिल्कुल ठीक। ये तो नहीं हो सकता ना कि जो मीठा मीठा आपा है तो कौड़ा कौड़ा थू थू करें, ऐसा नहीं हो सकता। उनको एक चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी और करनी चाहिए है। पॉलिटिकल कमेटी ने ये जो पुरानी पॉलिटिकल कमेटी थी उसने भी कोई ख़ास कोई नई कारनामा सर अंजाम दिया था, ये भी कुछ भी नहीं करेंगे। और जहाँ तक तलाल चौधरी का इल्ज़ाम है कि बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, मैं नेगेट करता हूँ, पाकिस्तान से हो रहे हैं। अच्छा, वो जो ट्विटर अकाउंट है वो उसको वेट किया जाता है इनकी लीडरशिप की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी खुद वेट करते हैं और वो ट्वीट्स जो जाती हैं पीटीआई ऑफिशियल से ये दूसरी वो ये बड़ी अहम बात आप करें। जनरल सेक्रेटरी साहब चंद रोज पहले एक और टीवी प्रोग्राम बता रहे थे कि जो अकाउंट्स जहाँ पे खान साहब की स्टेटमेंट जाती है वो खान साहब तरीकाकार बता गए थे, वो हमारी पहुंच से बाहर है, वो खुद ही करते हैं, हम नहीं करते। नहीं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो अच्छा। बिल्कुल वो उसमें वो उनकी मर्जी शामिल होती है और वो तो बिल्कुल उसमें शामिल हैं। और वो जो इस वक्त हावी धड़ा है जिसकी शिकायत काजी अनवर साहब भी करते हैं, ये वही लोग करवाते हैं। इसमें मैं आपको बिल्कुल कोई दूसरी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो वहाँ से जो खान साहब की ट्वीट से, पीटीआई ऑफिशियल की ट्वीट से दूर भागते हैं, वो गलत बात करते हैं, वो गलत बयानी करते हैं। बाकी देखें जो फैसल साहब, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि खान साहब के ट्विटर अकाउंट से या पीटीआई ऑफिशियल से जो भी ट्वीट्स होते हैं, जो भी गुफ्तगू वहाँ नशर की जाती है, वो मौजूदा क़यादत की मंजूरी से होती है और यहाँ से उसका अप्रूवल होता है, आप ये फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। और मैंने कभी गैर अहम और गैर मैंने वो बात की नहीं जो झूठ पे मबनी हो, कभी चाहे उसका जितना मर्जी सख्त कोई कॉन्सिक्वेंस होना हो, मुझे आदत ही नहीं है इस बात की और मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ। अब जो आपका दूसरा सवाल है ना जामी साहब के जी, ये जो हर्डल हो रहा है 20-21 को, देखिए उसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ख़ासकर जेल में जो गुफ्तगू हुई है जेल मुलाकात के बाद और ट्वीट और ये जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इस डीजी साहब की तरफ से आई है, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी टाइमिंग जो है उसमें कोई चीज़ खातिर खा उसका नतीजा बरामद हो सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि
सर अब उसका वक्त गुजर गया है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये साल डेढ़ पहले हमने कहा था कि आप इसको पॉलिटिकल अलायंस बनाएं, तब माहौल और था, तब सूरत हाल और थी। अब जिस किस्म की अंदिया दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सख्तियों का या हुकूमत की तरफ से, तो उसमें कौन उस जलती हुई आग में छलांग मारेगा? पीटीआई की तो मजबूरी है ना, पीटीआई के पास और ऑप्शन कोई नहीं है, और इसी तरह से महमूद खान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। और पीटीआई और देखिए आप कि सारी जो क़यादत है पीटीआई की, चाहे वो बाहर के मुंतखब लोग हैं या अभी अपोजिशन लीडर के जो मतमनी हैं, वो तो इमरान खान के वोटों के ऊपर है ना जी, अपनी तो कोई वर्त किसी की है नहीं। बिल्कुल ठीक। तो गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों शामिल होगी? ठीक है, पीपल्स पार्टी इस जलती हुई आग में क्यों अपना हाथ देगी? सही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में शामिल होंगे, और अगर हुए भी तो ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक रहेगा, इससे आगे कोई मुझे उससे उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है कादिर भाई, ये तो फैसल साहब को भी उम्मीद नहीं है इस कॉन्फ्रेंस से, और हुकूमती जोमा भी जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं डेड एंड पे आ चुकी हैं मामलात, मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो हमेशा इसकी कहाँ रही है, लेकिन ये जो बात फैसल चॉइस साहब कर रहे हैं, आप हुकूमती इत्तेहादी, ये बड़ी अहम है, क्योंकि रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बड़ी अकाउंट्स जैसे ऑपरेट होते हैं। ये तो फैसल साहब कह रहे हैं कि यहाँ से ऑपरेट होते हैं, यहाँ से अप्रूवल दी जाती है, हम बाहर बैठे लोगों को ढूंढ फिर रहे हैं। अजमल जामी साहब देखिए, पहले फैसल भाई की पहले बात से मैं इख्तलाफ करूंगा। कैसे? जो महमूद खान चकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब के बारे में कही है, देखिए वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनके साथ आपने उनको ऑफर किया अपोजिशन लीडर, तो वो आपकी नाइली और आपके जो है ना वो एक किस्म का क़यादत का फुकदान है। इसी वजह से कि पहले क़यादत जो है ना वकीलों के हवाले की है, फिर जब वो फेल हो गए तो फिर अपनी सफ़ों में देखा तो मीर सादिक और मीर जाफर निकले। अच्छा। उसके बाद मजबूरी में आपने जो है ना वो अपोजिशन लीडर जो है ना कौमी असम्बली और सेनेट का इनके हवाले की है। सही। लेकिन आप अगर अपनी पार्टी के अंदर बैठ के एक कमेटी बना रहे हो जिसमें मुखालिफ पार्टी वालों को शामिल करेंगे, तो उसूली तौर पे तो वो नहीं हो सकते हैं। उसूली तौर पे इस वजह से नहीं हो सकते कि वो आपकी प्लेटफार्म से कमेटी के ऐसा क्यों हो गया। आपके साथ एक जो ज्वाइंट कमेटी है मुख्तलिफ पार्टी की, पीटीआई या पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी के या उसके अलामा साहब की पार्टी का, तो एक चीज हो सकती है। तो ये तो इनका इख्तलाफ वो है, इसको आप मीठा मीठा बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ये उनका हक है। दूसरी बात ये कि जब ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं यहाँ इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब से कि अभी पिछले दिनों में तो हुआ था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, फिर इसके बाद क्या बना, और फिर उसके बाद जो है ना आप जब ये चीजें कर रहे हैं, और मैं भी ये समझ रहा हूँ अपने तौर पे कि पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने ऑफर की है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट पिछले हफ्ते आ गया, तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसमें शमूलियत करेगी। अच्छा। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का भी अभी तक उसको व्यूज नहीं है कि वो क्या करेंगे। तो फिर यही महमूद खान चकज़ई साहब, उलामा साहब और पीटीआई मिलके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे, और क्या होगा तो यकीनन नतीजा जो वही होगा जो आपके सामने होगा। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और मेरी इत्तला तो यह है कि हजरत मौलाना खुद भी शायद बनफ्से नफीस शरीक ना हो, शायद कोई वक्त उनका चला जाए, तो अहम तरीन जमातों के अलावा फैसल चॉइस साहब इस कॉन्फ्रेंस का फिर मकसद क्या है, और कैसे? जैसे देखें ना, केपी में हालिया दिनों एक जरगा हुआ, तमाम जमातें वहाँ मौजूद थी, नून लीग भी, एनपी भी, और सबों ने वहाँ खुल के बात की, तो ऐसा एक इकट्ठ जो है वो तो अभी तक के इस सिनेरियो में नजर आ नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये इकट्ठ जो है अब इसको कामयाब कराएगी हुकूमत कादर भाई की। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने ये नहीं देखना होता कि ये इसकी वर्थ है नहीं है, इसका इजाजत नहीं देनी उन्होंने, वहाँ होटल बंद कर देंगे। हाँ, इजाजत नहीं देनी, होटल बंद कर देंगे, ये वो तो वैसे कामयाब। कभी मेरे बताएं जो पहले हुई हैं, अगर 4 दोस्त मिलके कोई अपनी बात कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जैसे अभी आपने ये जो तस्करा किया है, इन सारी जमातों की अदम मौजूदगी में वो क्या कॉन्फ्रेंस होगी? वो तो ऐसे ही है ना, जैसे हम 4 बैठ के दो चाय के ऊपर कप के ऊपर को जो है वो गुफ्तगू करके उठ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो देखें, एक तो इस वक्त पीटीआई को एक इवेंट की ज़रूरत है, जो उन्होंने जाके बाकायदा डयाला के जंगल से कुल्हाड़ी ढूंढ के उसके ऊपर अपने पाँव मारे हैं ना सर, जिससे वो जख्मी हुई है पीटीआई इटसेल्फ। देखें आप जामी साहब, सियासत में मुखासमत या मुखालफत जो है ना जी,
ये हमेशा चलती रहती है। ऑब्वियसली इसके कुछ असलूब होते हैं, इसकी कुछ गुफ्तगू के तरीक़ेकार होते हैं, और सख्त गुफ्तगू भी इस अंदाज से की जाती है कि ऑफेंड पर्सनल अटैक्स नहीं किए जाते, और पर्सनल अटैक करने से आपका नुकसान होता है। ख़ास कर अब मुझे इस पॉलिसी की समझ में नहीं आती, इसके पीछे जो भी लोग हों, पार्टी के लोग हों या फैमिली जो बैक करती है पार्टी के एक धड़े को, गुजारिश ये है जामी साहब कि ये इससे हासिल वसूल क्या होता है। देखिए ना, आपने कोई भी एक्शन करना है तो उसका आपने देखना है ना जी कि हमने अच्छा ये करेंगे, हम ये कहेंगे, उसका ये रद्द अमल या उसका ये हासिल जमा क्या होना है। हासिल जमा ये है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद, फिर उनको आपको पता ही नहीं उनका क्या है क्या नहीं है। जो जेल में उनकी बेगम को बंद है, उनकी हालांकि जो फैमिली है वो तो नॉन पॉलिटिकल है, वो कभी बात भी नहीं करती, उनकी भी मुलाकातें बंद। तो आप ये जो करते हैं, ये जेल के बाद जो बात होती है, मासवा ये एक धड़े की ग्लोरिफिकेशन के, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब का पैगाम तो आता नहीं। अब हम जैसे जो लोग हैं वही लुक के इमरान खान साहब का अंदर से क्या पैगाम आता है, या मतलब सारी दुनिया वही देखती है। ठीक है, वो तो आ नहीं रहा। तो मैं अब ये सारी सूरत हाल को आप सामने रख के तजिया कर लेंगे क्या है क्या। मैं ब्रेक छोटी सी ले लूं, फिर कादिर भाई से मैंने उसने जो आपने बात छोड़ी कि इनकी हुकूमत इस नोयत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को कामयाब बना देती है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कादिर मंदुखेल साहब हैं, फैसल फ्री चॉइस साहब हैं। दो मौजूद अभी बाकी रह गए। एक तो आपको याद है फैज़ हमीद को सज़ा हुई, उसके बाद का जो आखिरी पैराग्राफ है वो ज़ेर बहस है, वो मुद्दा भी छेड़ना है। कादिर भाई, एक तो फैसल साहब कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस जैसी भी हो कामयाब आपने बना देनी है, इजाज़त नहीं देनी किसी जगह उसके इनेकाद को, पकड़ धकड़ करेंगे तो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी। अगर इतनी माठी कॉन्फ्रेंस है तो क्यों ये आपकी इत्तेहादी हुकूमत रोकती है? करने दें कॉन्फ्रेंस उन्हें। अजमल जामी साहब, बिल्कुल मैं इस चीज़ की हिमायत करता हूँ कि सियासी प्रोग्राम, इजलास, आल पार्टी, ये सारी चीज़ें इजाज़त देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, मैं हिमायत करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बता दें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बता रहे, इन पे भरोसा कौन करेगा? आपको पता है कि जनूबी पंजाब एहतियात के साथ 100 दिन का मुआहिदा किया, उसका क्या बना? एमक्यूएम के साथ मुआहिदा किया, उसका क्या बना? मंजूर पश्तीन जो पीटीएम के सरबराह है, उनके साथ 11 अक्टूबर को मुआहिदा किया कि 2 महीने में पुख्तनख्वा असम्बली में कानून साजी करेंगे पुख्तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसका क्या बना? और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बातचीत चल रही थी और जब हुकूमत ने उसको ऑफर किए तो मौलाना को पीछे छोड़ दिए, खुद भागे भागे आगे बढ़े। और उसी महमूद खान अचकज़ई साहब को जब नया नया एहतियात बनाया था और उसने बयान दिया था कि मैं सियासी लोगों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करूंगा, तो उस बेचारे को साइडलाइन कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, तो उसमें भरोसा कौन करेगा? चलो कॉन्फ्रेंस में सब लोग आ भी गए, ठीक है, इनको कौल फैल में तो फर्क है, इन पे भरोसा, ये माजी में आपको गिनवा दिया ना, आप मुझे बताओ कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो जब ये सारी चीजें होगी तो हुकूमत को तो करना चाहिए यार, एक नहीं होटल हम बुक करके देते हैं, आजकल इन बेचारों के पास पैसे भी नहीं है, चंदा वंदा इकट्ठा करे तो पैसे भी हुकूमत को देने चाहिए ताकि ये कॉन्फ्रेंस करे, जी भर के खाना खा ले और फिर वो कहते हैं ना गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो जाएगा और क्या होगा। वैसे फैसल साहब, मैंने तो फैज़ हमीद साहब वाला मामला डिस्कस करना है, लेकिन ये चूंकि कादिर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता एक बताया कि पैसे नहीं है, अपील जारी की है 50,000 फी MP MNA सेनेटर जारी करे। लेकिन मेरा एक नुक्ता है इस सिलसिले में, बल्कि सवाल कह लें कि ये वो तमाम लोग जो बाहर बैठ के खान साहब और PTI के नाम पर डॉलर्स कमा रहे हैं ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के, वो क्यों उस पार्टी जिसका वो पालन 24 घंटे करते हैं उसके लिए फंड्स की शॉर्टेज है, अब क्यों नहीं देते पैसे? वो क्यों नहीं देते? MP MNA तो देते रहेंगे। मैंने खान साहब से एक दिन ना बैठे हुए बात की, मैंने कहा सर आपका जो है ना $मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप इकोनॉमी है बाहर जो मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक, तो या तो वो पैसे देना पार्टी को, सही है, तो चले समझ में भी आती है, तो पार्टी तो पैसे देते नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो यार अल्लाह ने रिज़्क लगाया वो लगा रहने दो। तो वो तो हर पार्टी का इंटरनल मैटर है, पैसे ऐसे वैसे तो ओवरसीज बड़े देते हैं, PTI को फंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई मिसमैनेजमेंट होगी, मुझे तो क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं है, सो आई एम नॉट इनटू इट उसका। लेकिन कादिर भाई की जो गुफ्तगू है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ एक लाइन में उनका जवाब दूँ। मौलाना साहब के साथ, मंजूर पश्तीन के साथ या दूसरी सियासी लोगों के साथ जो भी PTI का मामला था, उसका इस कॉन्फ्रेंस के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक, मतलब वो तो एक सियासी बात है कि चलें, अब थोड़ा सा वक्त की कमी और असल मौजू पीछे रह गया। मैं बैरिस्टर अकील का एक बयान देखा था, फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब जो सज़ा हुई और जो आखिरी पैराग्राफ है जिसके ऊपर भी काम होना है, तो वो मसूद महमूद की तरह भुट्टो साहब की फांसी में जो बड़ा अहम गवाह था,
वो किरदार आपको फैज़ हमीद बनते दिखाई देते हैं, फैसल फ्री चॉइस साहब? और फिर मैं कादर साहब से भी ये सवाल रखूँगा, पहले फैसल साहब की राय ले लूँ। अजमल साहब, गुजारिश ये है कि ये सारे जो है ना तुके हैं। देखें ना, हम अगर प्रजम्पशन पे बात करें, अब या तो वो कोई ऐसी बात सामने आए, कोई रिटर्न आए, कोई तहरीरी आए, या हमें कोई उसके मेरिट्स का पता हो तो हम बात भी करें। अब बैरिस्टर कील समेत जितने भी हैं, मुझे सबका पता है कि दोस्त भी हैं हमारे, कि जी उनको उतनी की इन्फॉर्मेशन है जितनी व्हाट्सएप मैसेज पे आ जाती है। अब ना किसी ने वो केस पढ़ा है, ना उनकी वकीलों की टीम है, उसने भी ये नहीं कहा कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ या गलत हुआ या जो भी मतलब उसके मुतालिक, वो तो वही बात कर सकते हैं ना जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। अब वादा मवाक़ित बनते हैं, नहीं बनते, या वो अब अगर जब बात हो तो फिर तो बंदा उस पर कोई गुफ्तगू भी करे, कोई तबसरा भी करे। अब नून लीग के वज़रा के वो बयानों को बुनियाद बना के अगर आप तबसरा करना शुरू करें तो फिर तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी जो है फारग भी हो सकती है, या आप बहुत फारग हैं, या आप बहुत ही बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आता। मसलन आप ये कह रहे हैं नहीं, आपको तो ये भी नहीं लगता था कि फैज़ हमीद साहब को सज़ा होगी, आपकी जमात को तो ये भी नहीं लगता था, लेकिन हुई फिर। नहीं, हमारी जमात को तो कुछ नहीं लगता। ये भी एक ज़माने में तासुब था ना कि साबिक सरबराह DGI पे हाथ ही डाला जा सकता, डाला गया। देखिए, वो तो एक इंटरनल मैटर है ना जी, इदारे का और अफसर का। एक मिसकंडक्ट हुआ या जो भी हुआ, 15 महीने का ट्रायल भी चला है, तो मैं प्रज्यूम करता हूँ कि 15 महीने में कोई शिकायत मेजर उनके वकीलों ने तो नहीं की, उनकी फैमिली या उनकी तरफ से नहीं आई। ठीक, तो आप उस पर ट्रायल पे उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? फैक्ट है ना, कादिर भाई, किसी बुनियाद के ऊपर बात करनी होती है। कादिर साहब की राय भी ले लूँ। कादिर साहब, ये जो आखिरी पैराग्राफ था प्रेस रिलीज का सज़ा के बाद, और उसमें बहुत कुछ खुला है, बहुत ऑप्शन उसमें खुले हैं, नज़र आता है कि वो सियासी ताने बाने और दीगर मामला तक भी बात जा सकती है। और बैरिस्टर कील ने कहा वादा माफ गवाह बन सकते हैं। तो मुझे इसलिए मैंने बार बार मसूद महमूद का जिक्र किया कि भुट्टो साहब, अगर वादा माफ गवाह बना था अजमल साहब, जस्ट स्वीपिंग एक सेंटेंस, कि अगर वादा माफ गवाह बनना था तो मेरा ख्याल जो मतलब एज ए वकील मेरा तजर्बा, तो वो ये सजा से पहले बनते। बिल्कुल ठीक, 14 साल सजा के बाद वादा माफ गवाह, ये तकनीकी नुक्ता है, ऐसे मैं ग्रेड लगा रहा हूँ, थोड़ा तकनीकी नुक्ता है। कादिर भाई, आपको क्या लगता है? मैंने ये सवाल आपके सामने रखा। एक जुमला फैसल चौधरी साहब की तरह मुझे भी एक जुमला कहने दें। अगर जिस पार्टी जिस क़यादत के कौल फेल में एतबार ना हो, माजी की मैंने आपको मिसालें सुनाए, तो आइंदा कौन एतबार करेगा? तो कॉन्फ्रेंस फिर क्या होगा, किस चीज की होगी? वादे होंगे, तो वादे पे जो पिछले अमल नहीं हो तो आगे क्या होगा? देखिए, फैज हमीद के जो सवाल है, ये जो सजा हुई है, ये तो खैर मैं खुद हैरान था कि खुद एहतसाबी निज़ाम फौज ने साबित कर दी है। और अल्लाह करे, और मेरा और चौधरी साहब को जो पेशा है वकालत का, जो दुनिया में 141 नंबर पे, अल्लाह करे उनको भी थोड़ा सा होश आ जाए। मैं गैरत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह करे उनको भी होश आ जाए, और वो भी ये देख सके कि ये अमेरिकन जज जो बैठे हुए नेशनलिटी लेके, कोई जाली डिग्री है, कोई क्या, ये सारी चीजें सुधर जाए और मेरिट पे जज भर्ती हो जाए। लेकिन सवाल ये है, मैं तो आज से पहले, सजा से पहले कह चुका हूं कि फैज हमीद को अगर 2 जूते मारे जाए तो ये तोते की तरह बोलेगा कि उसने क्या क्या साजिशें की। क्या उसने इंटेलिजेंस शेयरिंग बुशरा बीबी के साथ करके, और बुशरा बीबी ने अपने आप को पीर बना के खान साहब को ये सारे मशवरे नहीं दे रहे थे? तो मैं ये कहूंगा कि, और फिर जाके जब ये एन आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट था, उन्होंने जो धरना दिया था जो पहले डी चौक में, वहां पे उन्होंने कहा 6 दिन बाद होगा, 6 की बजाय वो 6 महीने बाद आया। तो उन्हें एन 2 दिन पहले आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले GHQ पे धरना दिया, और फिर वो धरना भी उनका नाकाम हो गया। तो ये, और फिर कोर कमांडर पिशावर, कोर कमांडर बावलपुर, कोर कमांडर लाहौर पे जो कब्जे की प्लान बनाई थी, किसकी मशवरत से बनाई थी? क्या फैज हमीद हयात आर्मी चीफ और खान साहब हयात सदर पाकिस्तान बनने के प्रोग्राम नहीं बना रहे थे? तो ये सारी चीजें मैं कहना, वो 2 जूते उसको मारे होंगे ऑलरेडी, तो वो देख रहे हैं, वीडियो आ जाएगी उसको चौधरी साहब, फिर तो तसल्ली हो जाएगी ना आपको। और मैं यकीन से कहता हूं कि ये शख्स एक गैंगस्टर के तौर पे काम कर रहा था, जिसने मुझे भी कराची में यहाँ पे 1.5 घंटा मुझे बहुत मुख्तसर मुझे तबसरा आपका चाहिए। बहुत कादिर साहब ने बड़ी तफसील खोल दी है, कादिर साहब ने बहुत लंबे मज़ामीन और चैप्टर खोल दिए हैं कि कैसे मालूमात जाती थी, अहले खाना इस्तेमाल करते थे, वाक़यात उन्होंने गिनवाए हैं, और वो कहते हैं वीडियोस भी आ जाएंगी और मामला वहाँ तक जाएगा। बहुत मुख्तसर तबसरा चाहिए मुझे फैसल साहब आपका। गल वैसे थोड़ी सी सच भी हैगी सर। अच्छा, कादर मंदो खेल ने तो मैंने लगता अपना गुस्सा ही कढ़िया है
ठीक। कोई पठान आदमी है, माफ़ी तो देता नहीं है सही है। किसी को। तो बाकी ये है कि वो अब मैं तो मुझे सच्ची बात है इनका पता ही नहीं है कि ये ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। ओके। एक होता है ना बंदा प्रीव्यू होता है, जिस चीज़ का प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया कि वो जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इन्होंने अगर कोई किया है तो वो देख लेंगे, दायरा देखें। उन्होंने एक चीज़ तो साबित की है ना कि उन्होंने अब कोई लिहाज नहीं किया साबिक ओहदेदार का, बिल्कुल हालांकि नहीं ये किया। बड़ा रेयर होता था। बहुत बहुत ये बहुत। बात तो आप माने कि उन्होंने किया है। बस यही सबसे काम की बात है कि अगर ओहदेदार आम नहीं, DGI वहां तक इदारा पहुंचा और फौज ने उसका एहतसाब किया है, सजा दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाले मंजरनामे को समझने में खासी आसानी हो सकती है आप जैसे सियासतदानों को। मुझे आज के लिए इजाज़त दी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलेंगे कल के शो में, तब तक के लिए अल्लाह।